हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टोटल मैथ चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस क्लास में आप सभी को मैं सिखाने वाला हूं कि कॉमन कैसे लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये कॉमन एक ऐसा मतलब पहाड़ लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता। स्टूडेंट को लोग को ये लगता है, ठीक है। तो आज कॉमन से संबंधित बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ, एकदम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, ठीक है। बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, इसमें आप सभी को बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले सीखने वाले हैं नंबर का कॉमन लेना, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर का कॉमन लेंगे, ठीक है। जैसे नंबर क्या होता है, गिनने वाले, एक से लेके 2 3 मतलब अनंत तक जो नंबर हमें किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग में लाया जाता हो, उन संख्याओं को पहले हम कॉमन लेना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे लिख दिया गया 4x प्लस 8y प्लस 12z, ठीक है। तो ये इसमें टर्म है, 3 टर्म। ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा टर्म। टर्म का मतलब पद, ठीक है। क्या होता है, पद। ये पद है, कितने पद है इसमें, 3 पद है। पद क्या होता है, सबसे पहले आप सभी को मैं ये बता दूं पद किसे कहते हैं, ठीक है। पद का मतलब ये होता है कि प्लस चिन्ह या माइनस हो, यहाँ माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। हाँ, प्लस या माइनस दोनों चिन्ह के साथ में यदि कोई संख्या घटाई या जोड़ी जाए, चाहे माइनस या प्लस कोई भी चिन्ह इसमें हो सकता है, इनके साथ प्रयोग में लाया गया ये प्लस और माइनस चिन्ह से जो एक संयोग बनता है, संयोग में जितने प्लस के आगे पीछे चिन्ह के संख्या प्राप्त होगा वो हमारा टर्म होता है, पद होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ एक प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसके सामने इसके आगे 4x है, इसके बाद 8y है, इसके बाद हमारा 12z है। तो इसमें 3 टर्म हो गए, इसको प्लस या माइनस से डिवाइड करते हैं, मतलब खंड में तोड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये 3 पद मिल गया, ठीक है। तो ये होता है पद। इसमें हम आगे बात करते हैं, ठीक, कि हम संख्याओं का कॉमन लेते हैं कि सभी पद में हमें ऐसा संख्या प्राप्त होनी चाहिए जो सभी में उपस्थित हो। जैसे देख लीजिए हम संख्याओं का भी इस वीडियो में कॉमन लेंगे, तो संख्या पे केवल हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें चर और अचर 2 प्रकार की संख्या है। अब ये बता दूं चर और अचर क्या होता है। जैसे चर और अचर, चर संख्याएं वो होती हैं जो परिवर्तनशील होती हैं। परिवर्तनशील कौन सी संख्या होती है, आपने बहुत पढ़ा होगा कि x बराबर कभी 0 होता है, x बराबर कभी 8 होता है, x के बराबर कभी कुछ भी हो जाए, है ना। ऐसे ऐसे इसका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है ना, बहुत पढ़े होंगे, ठीक। तो इसका मान क्या है, परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील होता है वो हमारा होता है चर। चर का मतलब चलने से, जो हमेशा चलता रहे, वो होता है हमारा चर। क्या होता है चर, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं अल्फाबेट के, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, मतलब इन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। यम यान मतलब कोई भी अल्फाबेट का नंबर हो, किसी का नाम हो, मतलब अंक को केवल छोड़कर कुछ भी आ जाए तो उसको हम कहेंगे चर। जैसे मैंने कह दिया 5 आम, ये आम क्या है, ये चर है। 5 आम, इसके जगह पे हम 5x भी लिख सकते हैं, तो x के जगह पे हमारा क्या आ गया, आम। तो आम क्या है, हमारा चर। आम बदल सकता है, कितना आम हो सकता है, 10 आम हो सकता है, 20 आम हो सकता है, 50 आम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा ये बदल सकता है, परिवर्तनशील है, तो ये होता है चर, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये चर समझ में आया होगा। अचर, अचर का मतलब जो ना चल सके, उनका मान परिवर्तनशील ना हो, जो कभी चल ना सके। और कौन सा ऐसा संख्या है जो कभी चल नहीं सकता,
एक्स वाई ये जो है संख्या है, लेकिन ये चल सकते हैं, कभी एक्स का मान 0, कभी एक्स का मान 8, कभी एक्स का मान 120, ये चल सकते हैं। लेकिन कौन सी संख्या है जो कभी चल नहीं सकता, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा दिया कि 5, मेरे जेब में 5 रुपए हैं, तो 5 का 6 नहीं हो सकता, 5 का 4.5 नहीं हो सकता, ये जितना है उतना ही रहेगा। मतलब ये 5 है तो 5 ही रहेगा, ये परिवर्तनशील नहीं है, इसका मान बदलेगा नहीं, और जिसका मान बदलता नहीं हो वो हमारा केवल काउंटिंग करने वाले नंबर होते हैं। ठीक है, गिनने के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसे गिनती कहते हैं। ठीक है, 1 2 3, मतलब ऐसे ऐसे डाट डाट, ये अनंत अनंत तो मतलब बहुत संख्या होती है, तो ये हमारा संख्या होता है चर, और एक होता अचर। इन्हीं संख्याओं से हमारा बनता है एक बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक में हमें कॉमन लेने की आवश्यकता पड़ती है। और कॉमन क्यों लेते हैं, है ना, ये भी सवाल है कि कॉमन क्यों लेते हैं। कॉमन से पहले जो हमें सवाल ये लिखा है, आप देख सकते हैं जो सवाल लिखा है बहुत बड़ा रूप में लिखा है। कॉमन हम उस सवाल को छोटे रूप में लाने के लिए लेते हैं, कि इस सवाल को इतना बड़ा में लिखा गया, हम इसको छोटा सा रूप देंगे। ठीक है, इसलिए हमें कॉमन लेने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से मतलब ऐसे चैप्टर हैं कि उसमें अधिकतर कॉमन पे ही सवाल बनते हैं। जैसे गुणनखंड हो गया, गुणनखंड में आप सभी को हमेशा हर एक लाइन में कॉमन लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसी सब जगह सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें तो कॉमन लेना आता नहीं है, अब सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो हम आप सभी को इस वीडियो में बस यही सिखाने वाला हूँ कि कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पहले मैं ये बता दूं कि कॉमन वह संख्या होती है जो सारे टर्म में उपस्थित हो, सारे टर्म में उपस्थित हो, अर्थात सारे सभी टर्म में दिख जाए, है ना। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी 3 टर्म है, तीनों टर्म में हमें वो प्राप्त हो जाए। अब प्राप्त कैसे होगा आप ये भी सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ 4 एक्स है, यहाँ 8 एक्स है, यहाँ 12, आप ये कहेंगे तो ये 4 यहाँ है तो 4 यहाँ नहीं है। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप तो कह रहे हो कि सारे टर्म में होना चाहिए, तो 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऐसे नहीं होता। हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 वाई लिख सकते हैं, इसको गुणे के रूप में लिख देंगे, प्लस यहाँ लिख देंगे, और 4 एक्स गुणे के रूप में यहाँ लिख देंगे, है ना। प्लस हम 12 के क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 और गुणे जेड, इसको लिख सकते हैं। अब दिखा ना कि हाँ 4 सभी टर्म में उपस्थित है ना। इस प्रकार से ये इसमें गुणे के रूप में छिपा होता है, इसका ये गुणनफल है। गुणनफल का मतलब 4 गुणे 2, मतलब ये गुणनफल हुआ ना इसका, ये तो ये हमें इसमें छिपा हुआ है। 8 जो है 4 और 2 का गुणनफल छिपा हुआ है, तो सभी टर्म में हमें 4 दिख रहा है, हमें पता चल रहा है कि 4 इसमें दिया गया है, तो वही संख्या होगा जो सभी में हमें उपस्थित दिखे। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हो आप सब, 4, हाँ 4, मतलब अंकों में वह संख्या कॉमन होती है जो सभी को विभाजित करे और बड़ी भी हो, विभाजित करने वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस संख्या को 2 भी काट सकता है। कौन काट सकता है, 2 भी काट सकता है, इसको भी, इसको भी और इसको भी। ठीक है, और एक संख्या और भी है, कौन सा, 4, है ना, 4 इसको भी काट सकता है, इसको भी, और मतलब तीनों टर्म में जो इसका पूर्णांक है सभी को 4 विभाजित कर सकता है। लेकिन हम छोटे वाले अंक को नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे, अगर आप बड़े बड़े अंक लेंगे, बड़े बड़े संख्या लेंगे, तो उनमें बहुत ऐसे गुणनखंड मिलेंगे जो 3-4 गुणनखंड बनेंगे उसके, कि आपको 6 भी काट सकता है, 8 भी काट सकता है ना, 16 भी काट सकता है। तो इसमें ये देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन हमें प्राप्त होगा, जो सबको काटने वाली है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें 2 भी काट सकता है और 4 भी काट सकता है, तो इसमें हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे, है ना। काटने वाला जो विभाजित करेगा उसमें हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 4। जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें हम छोटा सा एक कोष्टक बना देंगे, है ना, कोष्टक बना देंगे। दूसरा नियम यह कहता है कि जो संख्या हम कॉमन लेंगे, जो संख्या हम
कॉमन लेंगे उसी संख्या से सारे टर्म में हम भाग दे देंगे। भाग दे देंगे मतलब इसको डिवाइड कर देंगे। 4x है ना, है तो इसमें 4 से हम भाग कर देंगे। 4 हमारा कॉमन हो गया, तो 4 से हम सभी में हम भाग दे देंगे, है ना। तो सभी में हम भाग देंगे तो हमारा जो बचेगा वो कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा। 4 से हमने इसको काट दिया तो हमारा बच गया x। 4 से इसको काट दिया 2 बार में, 4 से इसको काट दिया मैंने 3 बार में, है ना, मैंने काट दिया। अब बचा क्या, x बचा प्लस 2 और y बचा प्लस 3 और z बचा ना। हाँ, इस प्रकार से आपको समझाने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया एकदम आसान तरीके से, एकदम जीरो से सिखा रहा हूँ कि कॉमन कैसे लिया जाता है। तो हमारा 4 कॉमन था, पहले सभी में जो उपस्थित हो संख्या वो हमारी कॉमन होती है। कॉमन लेने के बाद हम कोष्टक बनाते हैं और उसी संख्या से हम सारे टर्म में भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो हमारा बचता है वो कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो यदि इस सवाल का अगर कोई कह दिया जाए 4x प्लस 8y प्लस 12z में कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेने के बाद हमारा ये बचा, और यही आप सब जब आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो ये आप सबका आंसर हो जाएगा कि सर आपने क्वेश्चन हमें ये दिया था, मैंने कॉमन निकाल लिया, ये प्राप्त हो गया। ठीक है। और इसी में एक छोटी सी और बात बता दूं कि यदि आप सभी को ऐसे छोटी छोटी संख्या मिलती हैं कि आप सब देख के ही पता लगा लोगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है, जिसे हमें पता तो यहाँ चल रहा है 4x था प्लस 8y प्लस 12z। इसमें तो हम समझ गए कि हाँ 2 से भी कट सकता है, 4 से कट सकता है। और इससे बड़ी बड़ी संख्या हमें मिल जाए तब क्या करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है ना। सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें नहीं पहचान पाएंगे। तो हमें चाहिए क्या, सबसे बड़ी वाली संख्या चाहिए, बड़ी वाली संख्या चाहिए ना कॉमन लेने के लिए। तो एक बहुत सिंपल सा नियम बताता हूँ कि आप जो अंक में हमें कॉमन, अंक का हम कॉमन लेंगे, संख्या का कॉमन लेंगे, तो आप सबसे पहले संख्या लिख लीजिए घटते हुए क्रम में। जैसे यहाँ 12 है तो बड़ी वाली संख्या पहले लिखेंगे, इसके बाद हमें 8 मिल रहा है, इससे थोड़ा सा छोटा, इसके बाद हमें 4 मिल रहा है। तो ऐसे संख्या ले लीजिए, इसका निकाल लीजिए मासा। मासा मतलब HCF है ना, HCF क्या निकालेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप इसका निकालेंगे तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। जो संख्या आपको मिलेगी वही इस संख्या को विभाजित कर देगी, सबसे बड़ी संख्या वो प्राप्त होगी जो आपका हो जाएगा कॉमन। तो आप देख सकते हैं ये हमने संख्या ले लिया, वही संख्या लिया क्योंकि आप सभी को समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 2 बार में। अब फिर दोबारा हम काटेंगे 2 से, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 1 बार में। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जिस संख्या से हम सारे संख्या में हम भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं। तो अब इसका हमारा जो गुणन फल प्राप्त होगा है ना, जो गुणन फल हमें प्राप्त होगा वही हमारा हो जाएगा HCF हो गया। तो इससे ये पता लग रहा है इन संख्याओं में हमें गुणनखंड जो मतलब कॉमन जो लेना है हमारा 4 हो गया, 4 हो गया। अब 4 होने के बाद अब इसी संख्या में हम भाग दे देंगे, तो 4 से 4 कट गया भाई, x बच गया। 4 से 2 बार में 8 कटा, यहाँ 2 y बच गया। 4 से 12 3 बार में कटा, हमारा 3z बच गया। हमारा आंसर ये आ गया, आया ना समझ में। अब कोई भी संख्या हो जिसको आप सभी को ना पता हो कि हम इसमें किस संख्या से भाग देंगे, तो उसका बस संख्याओं का HCF निकाल लीजिए, जो आएगा वो कॉमन हो जाएगा, उसी से सब में भाग दे दीजिए, बस हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया हमारा संख्याओं का कॉमन लेना। सबसे पहले हम संख्या का कॉमन लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन और इसी पर, है ना, संख्याओं का कॉमन लेना। तो 24x प्लस 16y है ना, प्लस हमारा हो जाएगा 8z। इस प्रकार से
अब फिर वही नियम लगाइए। आपको नहीं पता लग रहा है भाई, ज़्यादा समय लगेगा सोचने में कि कौन सी संख्या लेंगे जिससे हमारा ये सभी संख्या कट जाए और सबसे बड़ी हो जाए। जैसे 4 20 को काट सकता है, 4 दूना 8, 4 चौक 16, हाँ 4 छक 24, 4 से कट सकता है, 8 से भी कट जाएगा, 8 से भी कटेगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, और किससे कटेगा? और तो अभी तो चलो, और 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, ठीक है। तो इसको हम लेंगे क्या, HCF, 24 का और 16 का और 8 का। फिर वही नियम, 2 से हम काटेंगे, 12 बार में जाएगा, ये जाएगा 8 बार में, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा हमारा 6 बार में, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 2 बार में। फिर हमें अभी डिवाइड होगा, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 1 बार में। अब इन्हीं का गुणनफल जो होगा हमें HCF प्राप्त होगा, है ना। गुणा कर देंगे तो हमारा 8 प्राप्त हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या हमें 8 है, जो इसमें हमें कॉमन दिलाएगा, ठीक है। HCF भी आप निकाल सकते हो ना। तो हमें 8 कॉमन हो गया, कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक में जो हमारा मतलब इसमें भाग देने के बाद जो बचेगा वो हमें कोष्टक के अंदर लिखना है। तो 8 मेरा कॉमन हो गया। अब इसी संख्या में हम भाग देंगे 8 से, कॉमन वाले से। तो 8 से मैंने भाग दे दिया, 3 बार में जाएगा, है ना, जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3x लिख देंगे। अब यहाँ मैं 8 से भाग दे दूंगा, लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। प्लस 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में, तो हम लिख दिए 2y प्लस ये एक ही बार में जाएगा, है ना, 8 एक के 8, तो केवल ये बचेगा z। तो हमारा आंसर ये आ गया, है ना। तो अभी तक हमने सीख लिया कि संख्याओं का कॉमन कैसे लेते हैं। 2 क्वेश्चन में आप सभी को समझा दिए, एकदम 0 लेवल से लेकर इस पे, या कोई भी आप सभी को इसमें दिक्कत नहीं होगा संख्याओं का कॉमन लेना। अब बढ़ते हैं हम चर संख्याओं का कॉमन लेने के लिए, ठीक है। चर संख्या हमने बताया कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, ये था अचर। नंबर का कॉमन लेना अभी तक हमने सीखा है। आगे बढ़ते हैं हम, x y जो z होते हैं चर संख्या है, उनका कॉमन लेंगे, ठीक है। अब हम सीखेंगे चर संख्याओं का कॉमन लेना, ठीक है। कौन सी संख्या, चर संख्या, है ना, चर संख्या हम सीखेंगे। चर संख्याओं का कॉमन लेना, चर संख्या लिखते हैं और आप सभी को इसका नियम बताते हैं कि कैसे ये कॉमन लिया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 5x प्लस 7x, ठीक है। ये 3 टर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें कॉमन लेना है। हमने कहा दिया कि बच्चों ये सवाल लीजिए और इसमें कॉमन निकाल के मुझे आंसर बताइए। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इनमें चर संख्याओं में कॉमन लेने के नियम ये होता है कि चर संख्या का यदि घात है, घात क्या होता है ये बता दो, है ना। घात जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 5, दूसरा लिख दिया x की पावर 7, y की पावर 4 और y की पावर 8। इसके ऊपर ये जो लिखा 5 या जो लिखा है 4, जो लिखा 8, ये जो लिखा है 7, ये होता है हमारा घात। इसको पावर भी बोलते हैं कि x के पावर 7, y के पावर 8, x की पावर 5 और y के पावर 4, इसे घात कहते हैं और पावर कहते हैं। तो इस प्रकार के संख्याओं में हमें चर संख्याओं को कॉमन लेने के लिए सबसे पहले हमें घात को देखना होता है कि इसमें घात बराबर है, छोटी बड़ी है, क्या है। घात पे हम पहले फोकस करेंगे। फोकस करने का ये मतलब होता है कि इसका जो न्यूनतम घात होगा, सबसे कम घात कौन सा, छोटी घात, है ना, छोटी घात, है ना, यानी कि न्यूनतम घात जो हमें दिखेगा वो हमारा हो जाएगा कॉमन। सेम अगर रहेगा जो, तो जैसे यहाँ देख लीजिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये तो सेम है, इसके पावर में कुछ नहीं लगा है। इसलिए इसको लिया हूँ कि अभी आप लोगों को मैं 0 से सिखा रहा हूँ
कि अभी इसके पावर मैंने कुछ नहीं रखा है, अगला सवाल लेंगे तो उस पर पावर रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये नियम मैंने पहले बता दे रहा हूँ कि इन प्रकार के संख्याओं, चर संख्याओं का कॉमन लेने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि इसका पावर क्या है, छोटा बड़ा। इस पे ध्यान देने के बाद उस संख्या को कॉमन लेंगे जो छोटी घात होगी उसके ऊपर, है ना। तो इसमें तो पावर है नहीं, तो इसमें हम कॉमन लेंगे जो सभी टर्म में दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्स हमें कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद हम कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक में जो बचेगा हम लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक्स जो हमें कॉमन हो गया, फिर वही नियम, जो संख्या हम कॉमन लेंगे उसी संख्या से सारे टर्म में हम भाग दे देंगे। भाग देने का मतलब ये हो गया, एक्स डिवाइड हम करेंगे इससे, एक्स से इसमें भाग कर देंगे उसी संख्या से, ये कट जाएगा ना, एक्स से एक्स, एक्स से एक्स कट गया। इसके मतलब मैंने मिटा दिया, समझाने के लिए इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया, है ना। कॉमन लेने का मतलब मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया। निकालने के बाद एक छोटा सा और हमारा प्रयास रहेगा, जल्दी आप सब सीख जाओ, कि आप देख सकते हैं यहाँ बचा क्या, हमने वहाँ से एक्स निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ बचा 3, प्लस में बचा 5 और प्लस में बचा हमें क्या बचा 7 बचा। तो आप सब ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो है हमें क्या मिला, अचर संख्या जो कभी बदलेगा नहीं, है ना। इसको जोड़ेंगे 8 7 15 हो जाएगा। ये कोष्टक में ऐसे रहने दो या ना रहने दो, इसके बाद अब कोई दिक्कत नहीं होगा। हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15x हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैं पहले की तरीके से x यहाँ लगा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि 3x 5x 7x को जोड़ना है। ये बड़े रूप में है, कॉमन लेकर हमने इसको छोटे रूप में कर दिया। कॉमन क्यों लिया जाता है, सबसे पहले मैं बता दिया हूँ कि इसको बड़ा रूप में दिया होता है, छोटे रूप में प्राप्त करने के लिए हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हमारा छोटा रूप क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया ना। इसी को हम ऐड करेंगे तब भी हमारा 15x प्राप्त होगा। कैसे, यहाँ 3x है, यहाँ 5x है, तो 8x हो गया। इसको जोड़ेंगे हमें बराबर क्या मिलेगा, 15x, है ना। तो इस प्रकार से मैंने सीखा कि चर संख्याओं का कॉमन कैसे लिया जाता है ना। इसमें देखिए अंक है, तो अंक कोई कॉमन है नहीं, इसलिए हमें अंक को इग्नोर करना है, हमें केवल फोकस करना है चर संख्या पे, है ना, जिसको हमने अभी बताया कि केवल हम लोग इस पे चर पे बात करेंगे। ठीक, अब हम ले लेते हैं स्क्वायर के रूप में, है ना। जैसे लिख दिया मैंने 16, x के पावर 5 लिख दिया मैंने, 8 के पावर 8x पावर 4 प्लस 4x के पावर 2, ये लिख दिया। दूसरा सवाल, तो इसमें आप फिर देखेंगे कि हमें संख्या कौन सी ऐसा है जो सारे टर्म में दिख रहा हो, उपस्थित हो, वही हमारा कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने एक पहले वाला नियम भी इसमें डाल रखा है, क्या, कि इसमें देख लीजिए अंक भी है, इसमें अंक भी कॉमन है पहले की तरह। आप इसको एक बार ऐसे मैं ढक ले रहा हूँ, तो ये 16 है, इसको ढकूंगा 8 है, इसको ढकूंगा तो ये 4 है, यानी कि 16 प्लस 8 प्लस 4, ये हो गया एक सवाल हो गया। तो इसमें कॉमन क्या होगा, बड़ी संख्या क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा, है ना। तो पहले के तरीके से हम इसको 4 कॉमन ले लेंगे, है ना। पहले अंक को कॉमन लेंगे, अभी इसको छोड़ दो, चलो यहाँ हम अंक हटा देते हैं, नहीं आप सब डिस्टर्ब हो जाओगे, है ना। यहाँ ऐसा संख्या लिख देते हैं जो कॉमन रहेगा ही नहीं। ठीक है, अभी कॉमन नहीं है, तो इसमें हम केवल अभी इस पे फोकस करेंगे, x के पावर जो है। तो इसमें आप सब देख सकते हैं कि इस पे घात पे अब ध्यान देना होगा, वो ध्यान देना होगा बात जो मैंने पहले बताया कि इसमें चेक करना होगा सबसे छोटी घात कौन सी है। सबसे छोटी घात इसमें देख सकते हैं, इसके पावर 5 है तो बड़ा है, ये 4 है तो इससे छोटा है, मतलब बड़ा ही है इससे। तो इससे छोटा कौन है, 2 है, x के पावर 2,
तो एक्स के पावर छोटी घात है, तो इसलिए हमारा एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद कोष्टक लगाएंगे। अब इसमें एक्स स्क्वायर से हम इसमें भाग देंगे, तो भाग में घातें घटती हैं, ठीक है, भाग में घातें घटती हैं। तो घात इसमें क्या है 5 और इसमें घात क्या है 2, माइनस होती है घटती है, तो बचता कितना है 3, है ना, बचा हमारा 3। तो 8 तो कॉमन है नहीं, हमारा कॉमन केवल x है, तो बचा कितना हमारा 3 बचा, प्लस केवल घात घटती है तो यहाँ 5 पहले से लिखेंगे और x के पावर 1 बचेगा। किसी के पावर 1 हो तो इसको लिखा नहीं जाता, ऐसे x केवल लिख देंगे तो ये ऐसा होता है कि समझ जाते हैं इसके पावर 1 है, तो ये इसके पावर 1 बचेगा, यानी कि 4 में से हम 3 घटाएंगे तो बराबर 1। तो किसी के पावर हम 1 लिखते नहीं है, ठीक है, बस इतना ही समझ जाइए, इसको लिखेंगे नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 2 माइनस 2 करेंगे तो बचेगा 0, 0 भी लिखेंगे नहीं, समाप्त हो जाएगा, वहाँ x नहीं बचेगा, केवल बचेगा 3, ठीक है। तो इस सवाल का हमारा कॉमन लेने के बाद हमें प्राप्त हुआ ये। आप सभी को अगर ये सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप सब बस ऐसे लिख दीजिए कि हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये भी सवाल हमारा लग गया, इसमें घात से संबंधित था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और दोनों प्रकार के सवालों से संबंधित रहेगा, जिसमें संख्या भी रहेगा और चर भी रहेगा, यानी कि अंक वाले भी संख्या रहेंगे और एक्स वाई जेड भी रहेंगे। जैसे हमने लिख दिया 32 एक्स की पावर 5 प्लस 16 एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 2। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कॉमन लेना है हमें, यहाँ चलो हम लिख देखते हैं 8, है ना। अब इसमें हमें कॉमन लेना है, इसमें देख सकते हैं संख्या भी है और चर भी है, दोनों प्रकार की संख्या से हमें सवाल प्राप्त हुआ, संख्या और चर दोनों प्रकार के संख्या है। तो इसमें सबसे पहले हम संख्या कॉमन लेंगे, संख्या कॉमन लेंगे। यदि आप सभी को ऐसे डायरेक्ट मन में कैलकुलेशन ना करने आ रहा हो कि कौन सी संख्या से डिवाइड होगा बड़ी से बड़ी, तो आप सब मासा वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला नियम लगा सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं ये संख्या किस संख्या से कटेगी। तो हमें पता है कि ये 8 से कटेगी, 8 इसमें कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 8, और इसमें x के पावर ये 5 है, ये 6 है, ये x के पावर 2 है, तो सबसे छोटी घात जो होगा वो हमारा हो जाएगा कॉमन, सबसे छोटी घात x के पावर 2 यानी कि x स्क्वायर है। ये संख्या हमें हो गया प्राप्त कॉमन। कॉमन के बाद हम लगाएंगे कोष्टक, डिवाइड करेंगे, जो बचेगा हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार में जाएगा तो 4 बार जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे। अब मैंने फिर बताया घातें घटती हैं डिवाइड करने पे चर वाले में, है ना, x के पावर 5 x के पावर 2 ये कटेगा, यानी कि माइनस होगा 5 माइनस 3 बराबर 2, तो x की पावर हमें यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ चिन्ह है प्लस। अब 8 से हम इसको 2 बार में ले जाएंगे, कटेगा x की पावर 2, यहाँ 6 घटाएंगे तो x की पावर यहाँ बच जाएगा 4। अब देखिए हमारा 8x यहाँ टोटल ये टर्म ही गायब है, यहाँ से टोटल ये टर्म ही गायब है, टर्म गायब है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 बचा, दिखा दो कि वहां से मैंने गायब कर दिया। किसी संख्या में कोई संख्या हो, यदि उसमें कोई अंक ना लिखा गया हो इसके जस्ट पहले, जैसे 2x या x लिख दिया गया, इसमें तो पता लग रहा है कि हमें भाई x के पहले 2 से हमें गुणा किया गया है ना। अब किसी संख्या के आगे सामने कोई संख्या ना हो तो वहाँ ये पता लगता है कि इसके पहले हमें 1 है, तो इस संख्या से पहले 8x स्क्वायर था, 8x स्क्वायर, ठीक है, इसको एक संख्या ही मान लीजिए, एक संख्या ही मान लीजिए। अब देखिए यहाँ 1 से गुणा हुआ है, मतलब ये हम हटा दिए तो यहाँ बचा क्या, 1 बचा, है ना, यहाँ 1 बचा, तो इस प्रकार से हम यहाँ 1 लिखेंगे। तो समझाने के लिए मिटाया था मैंने कि यहाँ से मैंने उसको पूरे टर्म को मैंने वहाँ से हटा दिया, तो
तो हमारा बचा 1, ठीक है। तो ये 8x था, फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये जो अब हमें प्राप्त हुआ, आप ये कह सकते हैं सर ये मेरा तो आंसर हो गया। अब मुझे कॉमन लेना अब अच्छे तरीके से पता हो गया, चाहे वो संख्या हो, काउंटिंग करने वाला, या XYZ वाला हो, किसी भी प्रकार का अगर हमें कॉमन लेना के लिए सवाल आ गया तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो बस यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो एक लाइक करके हमें बता दीजिए कि सर आपका वीडियो हमें अच्छा लगा, इससे हम जान जाएंगे आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।